नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात में बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और परीक्षा की तैयारी जोर शोर पर है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के 2024 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। अगर आप जिन प्रश्नों के बारे में जानते हैं तो वीडियो को आप फास्ट करके या आगे बढ़ाकर उन्हीं केवल प्रश्नों को देख सकते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की। तो जिन प्रश्नों के जवाब आपको नहीं पता होंगे केवल उन्हीं को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, इनका सलूशन अच्छा लगे तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक सजेशन जरूर चाहेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं 2024 के लिए मॉडल पेपर का सोल्यूशन, इसे लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का क है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा दोस्तों न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताऊं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, बी का मात्रक होता है पहला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखिए एम्पियर मीटर ऊपर जाएगा तो -1 पावर लग जाएगी, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा भी मात्रक होता है, हमारा जानते हैं कि ये होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, या फिर इसका एक और मात्रक होता है टेस्ला। तो इन सब मात्रकों को भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए साथ ही साथ आप इन सब चीजों को भी रिवाइज करते रहिएगा। अगला सवाल दिया है दोस्तों, यदि नाभिक 13 एल्युमिनियम 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तब नाभिक 52 टेल्यूरियम 125 की त्रिज्या है, क्या होगी? ये आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन हम यहां पर करने वाले हैं। आंसर नंबर ख का यहां पर करेंगे, आप देखते रहिएगा। ठीक है, आपको पता है कि नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है r बराबर r0 और यहां होता है मित्र a⁴ होती है। क्लियर? अब इसी तरीके से हमें एल्युमिनियम और टेल्यूरियम का हल करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा R एल्युमिनियम, ये बराबर हो जाएगा मित्र R0 और यहाँ जो ये A होगा यह भी हमारा एल्युमिनियम का ही होगा और परमाणु भार जिसे कहते हैं पावर 3 हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इसी वक्त भाग दे दें, टेल्यूरियम की भी त्रिज्या ले लें तो ये बराबर का निशान लग गए अपान यहाँ R0, ये कांस्टेंट है हम जानते हैं, और यहाँ पर फिर से आ जाएगा ये परमाणु भार टेल्यूरियम और इसके पावर आ जाएगा 1/3। यहाँ से देखिए ये चीज कट जाएगा, आसान है। और इसकी त्रिज्या हमें दे दी गई है, हम चाहे तो अभी रख सकते हैं या थोड़ी देर बाद भी रख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा R एल्युमिनियम और आ जाएगा R टेल्यूरियम बराबर, ये कट चुका है। यहाँ एल्युमिनियम का कितना है दोस्तों 27 है और टेल्यूरियम का 125 है, तो हम यहाँ कर सकते हैं 27/125 और पावर में आ जाएगा 1/3। अब आप देखिए यहाँ 3 के पावर 3 लगा सकते हैं, यहाँ 5 के पावर 3 लगा सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है मित्रों R एल्यूमिनियम अपॉन आ जाएगा R टेल्यूरियम बराबर, यहाँ आ जाएगा मित्र 3 और यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है? अगर हम इस चीज को यहाँ पर भेज देंगे तो 5 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ न लिख के R टेल्यूरियम की वैल्यू यहाँ लिख दें और इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 5/3 और R एल्युमिनियम आ जाएगा। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि 5/3 लगाएंगे और इसकी वैल्यू है 3.6 और देखिए 3 12 3 36 होता है, एक अंक पे दशमलव, 12 पंजे आ जाएगा 60, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा R टेल्यूरियम का जो त्रिज्या आ जाएगा वो 6 फर्मी के बराबर आ जाएगा। आप यहाँ पर सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है? निम्नलिखित में, ये कह देंगे निम्नलिखित में किस संरक्षण के नियम का पालन होता है? दोस्तों मैं बताऊं कि आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है वह ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। यहाँ पर आवेश संरक्षण नहीं होगा, द्रव्यमान ये सब भी नहीं होगा।
अब हम आप लोगों को यह भी समझाएं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसके भी पूछे जाने की संभावना हो सकती है। आप एक काम करिए, पहले वीडियो को पॉज करके इस वाले प्रश्न का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, ये कर लिया होगा दोस्तों। चलिए, हर प्रश्न से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी हम आपको बताते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत ढंग से होती रहे। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है कि जब प्रकाश फोटॉन के रूप में चलता है और किसी पृष्ठ पर पड़ता है, तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन को, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और वह ऊर्जा पृष्ठ के कार्यफलन और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में बढ़ जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं फोटॉन की ऊर्जा h न्यू बराबर होती है ओमेगा नॉट और प्लस होता है दोस्तों E के। यह होता है हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारी चीजें ऑप्शनल है। ये हमारे फोटॉन की ऊर्जा है, ये कार्यफलन है, ये गतिज ऊर्जा है, तो ये इन ऊर्जाओं में बढ़ जाता है, यानी ऊर्जा संरक्षण को ही व्यक्त कर रहा है। ये भी ऊर्जा है, ये सब भी ऊर्जा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यदि किसी LCR परिपथ में VL, VR, VC तथा VO क्रमशः प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र तथा स्रोत में लगे AC वोल्टमीटर के पाठ्यांक हो, तब तो हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है। ये जो VO है वो हमारा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है, यानी परिणामी वोल्टता है। तो परिणामी वोल्टता का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, वो V बराबर होता है VL डिफरेंस VC ये स्क्वायर प्लस होता है हमारा VR का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, VL भी आगे हो सकता है, VC भी आगे हो सकता है। बहरहाल इसी तरीके का ऑप्शन हमें देखना है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये आसान है, आप कर सकते हैं। ये फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। ये घ वाले का आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है जहां N1 माध्यम का तथा N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। N1 ग्रेटर क्या है N2। दोस्तों यहाँ पर लेंस ये है, यानी इसका जो अपवर्तनांक है वो कम है, यानी और N1 क्या है, ज्यादा है। यानी जो भी मीडियम होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, यानी वो डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, डेंसर मीडियम होगा, रेडर मीडियम, हाँ ठीक है। N1 क्या है, ज्यादा है, अपवर्तनांक ज्यादा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 कम होगा, यानी लेंस का जो अपवर्तनांक है वो कम है। तो ऐसे में क्या होगा, हम जानते हैं कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उधर से प्रकाश किरण क्या होगी, जिसमें कम होगा उधर मुड़ जाएगी, उधर की तरफ झुकेगी। तो यहाँ पर जब ये समांतर प्रकाश किरण आ रही है तो इधर झुक जाएगा, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। वैसे हम जनरली जानते हैं कि ये अगर रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, तो यहां से क्या होता है, प्रकाश फैल जाती है। जनरली आप यही आंसर टिक करेंगे, पढ़ाते समय यही बताया जाता है कि जो अवतल लेंस है वो प्रकाश किरणों को फैलाता है। पर यहाँ कंडीशन बेटा दूसरा है कि N1 ज्यादा है N2 से, इसी वजह से प्रकाश फैलने की बजाय मुड़ जा रहा है। क्लियर है, इस तरीके से आपसे कह सकते हैं। यह आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रकाश मुड़ जा रही है, तो ये दोनों होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूंगा। यदि कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान पदार्थ में दो ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः यल, ये यल लिखा हुआ है, तथा त्रियल हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। दोस्तों डायरेक्टली आंसर बता देना ठीक नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आंसर बताने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप पूरा हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफी मदद मिलेगी आगे के प्रश्नों को भी हल करने का। यहाँ पर बात की जा रही है घन की दोस्तों, तो हम कहते हैं कि दो घन हैं, एक घन हम ये बना ले रहे हैं, घन वर्ग से बनता है, तो इस प्रकार से ये हमारा घन बन जाएगा। क्लियर। अब देखो लंबाई क्या है L, तो ये हम कह सकते हैं, ये थोड़ा सा आप छोटा बना लीजिएगा, ये ऐसे, ठीक, ये लंबाई L है, तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, तो इसका इतना कर सकते हैं।
इसके अलावा दूसरा भी घन है जिसको हम इस तरह से बना सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसका भुजा की लंबाई क्या है 3l है, तो थोड़ा सा इस तरह से बड़ा बना लीजिएगा। ठीक, अब समझने के लिए है दोस्तों, सिर्फ अगर समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। ये 3l है, ये भी 3l हो जाएगा, तो ये भी 3l हो जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए, जब हम प्रतिरोध निकालते हैं, प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है ना, अब देखिए पदार्थ सेम है तो इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी। अब पदार्थ का इसका प्रतिरोध अगर निकालोगे तो यहां आ जाएगा R1, पहले का मान लो R1 बराबर, यहां होता है रो L/A होता है, क्या होता है L/A होता है। तो अगर इसका हम भुजा ले लें तो L1 पहला है इसलिए L1 और A1 ये तो सेम रहेगा। अब आप देखो, ये मान लेते हैं L1 की वैल्यू तो एक L ही हो जाएगी, इसे हम ले ले रहे हैं L1 बराबर, और यहाँ पर ले ले रहे हैं L2 बराबर, कोई भी भुजा ले लो कोई परेशानी नहीं है। A1 क्या होगा, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ले सकते हैं, तो ये क्षेत्रफल इसका ले लीजिए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो यहाँ पर A1 बराबर आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L² आ जाएगा। इसको हल करिए, रो L आ जाएगा और अपान आ जाएगा L², L से एक L कट जाएगा तो रो बाई आ जाएगा L। इसी प्रकार से मित्रों L2 भी निकाल सकते हैं, तो आ जाइए यहाँ पे L2 निकाल लेते हैं। यहाँ देख लो, इसका क्षेत्रफल निकाल लेना, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए A2 बराबर, यहाँ 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा हमारा L²। ठीक है, 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9 L² हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, 3 त्रिका 9 L² हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ पर हल करना है, देखो ये R2 बराबर आ जाएगा क्या, रो, अब यहाँ पर कितना लिखना है L2 बटे कितना लिखना है A2। क्लियर। अब यहाँ देखो रो हो जाएगा, L2 का मान कितना होगा, L2 का मान ये 3l है तो यहाँ लिख लेना 3l। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा A2 का मान 9 L²। अब देखो एक L से एक L कट जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ रहा है मित्र रो बटे 3 और एक L बच जाएगा। अब हमें R1 बटे R2 का अनुपात लेना है, तो क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर बता रहा हूं R1 बटे R2 अनुपात निकालना है ना, तो ये आ जाएगा मित्र रो बाई L। अब जब आप इसका भाग देंगे तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाग देते समय भिन्न पलट जाते हैं, तो ये रो नीचे आ जाएगा और 3l ऊपर चला जाएगा, रो से रो कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो 3 बटे में 1 आ जाएगा, तो अनुपात 3:1 आ जाएगा। आंसर विल बी फर्स्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट्स रहे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पर। चलिए वीडियो को पॉज करके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन भी सॉल्यूशंस की आपको जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या दिया है, दिए गए परिपथ में धारा I का मान क्या है, तो यहाँ पर इस तरह से दिया है, आप जानते हैं यह एक संधि है जिसमें हम किरचॉफ के प्रथम नियम का उपयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, या ऐसे कहिए संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो संधि पर ये मिल रही है तो हम ये कह सकते हैं I, और ये भी मिल रहा है तो प्लस हो जाएगा 6, और यहाँ पर और कौन मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है तो यहाँ पर 3 कर लेंगे बराबर। इधर देखिए ये दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 + 3, तो ये आ जाएगा मित्र I प्लस 6, 3 यहाँ हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 13, तो I बराबर यहाँ पर आ जाएगा 13 - 9, ये आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का सवाल है, काफी आसान है, आप इसे कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का ख, लेंज का नियम क्या है। दोस्तों ये एक कथन है, तो आप आसानी से चाहे किसी भी विद्या गाइड या किसी भी नोट से इसे लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है मुझे इसे सॉल्व करने की, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की हेल्प कर दी है ताकि आप लोगों का नोट्स एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो, यहाँ से किसी भी प्रश्न का जवाब ऐसा ना हो जो आपको ना मिल सके। तो आप चाहें तो यहाँ से परिभाषा नोट कर सकते हैं।
लेंज का नियम क्या करता है? प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। लेंज ने कहा कि किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो आप जानते हैं दोस्तों, इसके लिए आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, 1 नंबर का है, इसलिए ज्यादा डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है। नोट में एक बात और लिखना है कि लेंज का नियम जो होता है वह ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ एक बार एग्जाम में ये भी आया था कि आप इस कथन की पुष्टि कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो इस प्रश्न पर भी आप लोगों को गौर करना चाहिए, ठीक है। अवक्षय परत की बात कर रहा है, तो अवक्षय परत की परिभाषा देखिए, यहाँ लिखा है पीएन संधि में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो आप परिभाषा लिखिए, परिभाषा कुछ होता नहीं है, बस यहाँ पे सिर्फ इसे एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है। संधि डायोड में पीएन संधि के दोनों ओर जहां पर आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें हम अवक्षय परत कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक पी क्षेत्र होता है, एक एन क्षेत्र होता है, ये संधि है। संधि के इस साइड और संधि के इस साइड भी यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई आवेश वाहक नहीं होते। आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन और कोटर होते हैं, हम जानते हैं, क्लियर। तो ये चीज उपस्थित नहीं होते, इन्हीं को हम अवक्षय परत कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि अवक्षय परत में क्या होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन होता है या कोटर होते हैं। तो आप बताइएगा कि ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं, बस यह एक वैद्युत क्षेत्र बना हुआ होता है, ठीक है। आप जानते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और इसमें कोटर्स की अधिकता होती है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इसमें कोटर ज्यादा होते हैं। इसमें कोटर बहुत कम होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताना चाहता, सीधे आप सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूंगा बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर घ है, √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। यानी अपवर्तन कोण क्या मतलब होता है, हम जानते हैं आर निकालना है, जबकि आपतन कोण दिया है 60 अंश। क्लियर दोस्तों, आइए घ का आंसर लिखते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों घ, ठीक है। तो घ का आंसर हो जाएगा, यहाँ अपवर्तनांक दे दिया है n बराबर √3 और हमें r निकालना है। साथ ही साथ हमें i की वैल्यू दे दी गई है, ये कितना दिया है दोस्तों, 60 अंश। क्लियर। और हम स्नेल का नियम जानते हैं, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप स्नेल का नियम भी जरूर पढ़ के जाइएगा, हो सकता है आ जाए। तो हम जानते हैं कि n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, ये हो जाएगा। आप देखिए साइन आर को यहां कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन आर बराबर, ये यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन आई बटे हो जाएगा n। अब वैल्यू पुट करते जाइए, यहां पर आ जाएगा मित्रों साइन आई का मान है 60 बटे n का मान कितना है √3, यहां लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 60 अंश का मान होता है दोस्तों √3/2 और अपॉन में पहले से ही √3 है तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है आपका ये चीज 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 1/2। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा साइन आर बराबर साइन के कितने डिग्री में मान 1/2 होता है, साइन 30 अंश के मान में होता है। ये हो जाएगा साइन 30 अंश और साइन बराबर है तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज करके आर बराबर 30 अंश, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। गंगा वाला सवाल है, निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम V0 बराबर 500 नैनो टेस्ला है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम हमें निकालना है। ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, हमें वैद्युत क्षेत्र का आयाम निकालना है। दोस्तों आपको एक रिलेशन पता होगा कि यहाँ पर आप एक काम करिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट चलिए इसे मैं इरेज कर दूं। देखिए यहां पर ये आंसर नंबर हमारा हो जाएगा अंगा। तो इसमें आप नोट कर लीजिए, हमको दे दिया गया है V0 बराबर 510
नैनो टेस्ला। हमसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, ई नॉट बराबर पूछा जा रहा है। तो आप एक वैद्युत चुंबकीय तरंग का रिलेशन आपने पढ़ा होगा, ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर सी के। हमें ई नॉट चाहिए, तो ई नॉट बराबर हो जाएगा यहाँ पर C इंटू बी नॉट, और C का मान होता है दोस्तों 3 गुणे 10 के पावर 8, और बी नॉट की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर लिखिएगा 510। लेकिन ध्यान रखिएगा ये नैनो टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र तो टेस्ला में होता है, तो इसको आप लिख सकते थे 510, और नैनो को 10 के पावर -9 लिख दिया जाएगा, ये टेस्ला। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 10 के पावर -9। क्लियर है? आगे देखिएगा, ये 3 का 0 में गुणा, 3 शून्य में 0, 3 एक में 3, और 3 पचे में 15 हो जाएगा यहाँ पर। अब आप इसका देखिए, यहाँ गुणे हो जाएगा 10 के पावर -1, तो आप देखेंगे ये 0 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कैसे, आप इसे नीचे कर सकते हैं 1/10, तो 0 कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों 153। 153 ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ काफी आसान प्रश्न है, फटाफट आप इसे नोट करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या मुख्य अंतर है, ये आपको बताना है। तो क्यूरी ताप से नीचे लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो अनुचुंबकीय रहते हैं, यानी वो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो हल्का सा चुंबकित होते हैं, यानी आकर्षित होते हैं। और अगर लौह चुंबकीय पदार्थों को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो अधिक आकर्षित होंगे। ये इनमें मुख्य अंतर है। बाकी ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आप जरूर देख कर जाइएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।